हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो केमिस्ट्री के पार्ट का हम लोग एंट्रोपी का लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, एक एंट्रोपी का लेक्चर लेकर आए हैं। एंथैल्पी का इसके बाद लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो स्वागत करता हूँ मैं अनुपम प्रदर्शी आपका और हमारे यूट्यूब चैनल पे, नीट वाला यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी पे। एंट्रोपी समझने के लिए पहली बात तो आपको जाननी जरूरी है, दैट इज स्पॉन्टेनियस स्पीड, स्पॉन्टेनियस process, non-spontaneous process. That what is the spontaneous process and non-spontaneous process? ठीक है, spontaneous और non-spontaneous process actually this is the part of the second law of thermodynamics. Spontaneous process वो होता है जो कि खुद से होता है। ठीक है, तो which happen itself और by the little push, थोड़ा सा उसमें कुछ इनिशिएशन करने की जरूरत होती है, वो प्रोसेस अपने आप हो जाती है। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो खुद से नहीं होती है। नेचर में, नेचर की ही हम लोग बेसिकली बात करते हैं। नेचर में वो अपने आप नहीं होती है, उनके लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो एंट्रोपी पढ़ने के लिए आपको पहली बात जरूरी है, जाननी जरूरी है, जो कि है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कह सकते हो इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यू क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which happens itself or by little push का मतलब कोई प्रोसेस के लिए थोड़ी सी हमें कोई लिटिल पुश करने की जरूरत होती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, डेफिनेशन नोट करेंगे। और नेचर में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं, इन द नेचर ही बेसिकली हम लोग बात करते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बात क्लियर है वो वाली? तो नेचर में भी प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी है, उनमें क्या इंक्रीज होता है? उनमें रैंडमनेस इंक्रीज होता है। रैंडमनेस इंक्रीज होता है यानी कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड वे, वे कहने का मतलब कि एक ऑर्गेनाइज होता है यानी कि सीक्वेंशियल होता है एक, और एक डिसऑर्गेनाइज मतलब कि नॉन सीक्वेंशियल, जो सीक्वेंस में ना हो। यानी कि एग्जांपल, यस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बॉक्स। मान लीजिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा उसको। आपने दो बॉक्सेस लिए हुए हैं, बॉक्स ए बॉक्स बी, कहते हैं बॉक्स बी लिए, इसमें कुछ भरे हुए हैं, इसमें कुछ गैसेस भरे हुए हैं। टेम्परेचर T2 है। सपोज किया कि T1 इज देन T2, ये गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर की होगी। क्या होगा कि गैस मिक्सचर चालू हो जाएगा। ठीक है ना, गैस मिक्सचर चालू हो जाएगा, इंटरेबल होगा। तो मिक्सिंग ऑफ गैस जब होगा तो अब आप उसको ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब पहले अलग अलग थे तब तो ये रैंडमनेस इनकी सेम थी। लेकिन जब आपने इन गैस को मिक्स कराया, ये गैस इसमें आए, ये गैस इसमें आए, तो ये डिसऑर्गेनाइज वे में हो गया, यानी कि नॉन सिक्वेंशियल वे में हो गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आए तो पहले ये डेफिनेशन नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया डेफिनेशन? लिखते हैं सिंपल डेफिनेशन, एंट्रोपी इज द measure of randomness, randomness बढ़ेगी then entropy will also increase, यानी कि randomness is directly proportional to entropy। randomness बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन बात आती है कि जैसे एक्चुअली हम लोग एंथैल्पी को फाइंड नहीं करते, हम लोग चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड करते हैं रिएक्शन में या फिर थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस में। तो ऐसे होता है इन द केस ऑफ एंट्रोपी भी वही होता है, हम लोग एक्चुअल एंट्रोपी फाइंड नहीं करते हैं। रैंडमनेस मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा कितना नटखट है, कितना बदमाश है, वी कैनॉट मेजर हाउ मतलब कितना बदमाश है वो, क्वालिटी देख कर ही बोलते हैं। मान लीजिए उसने कोई बदमाशी की तो हम लोग ये बताते हैं कि वो बहुत बदमाश है, वो
तो हम लोग क्वालिटी मतलब उसकी परसेंटेज नहीं बताते कि ये बच्चा 100% बदमाश है, 92% बदमाश है, ऐसे नहीं बोलते। बच्चा बदमाश है सिक्वेंसली आप लोग ऐसे बोल देते हो। तो दैट इज द रैंडमनेस। तो इसमें एक्चुअली हम लोग एंट्रोपी फाइंड नहीं करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो बच्चा कितना आपके कितना बदमाश है वो आप बता सकते हो। मतलब उसने कुछ बदमाशी, अब उसके बता सकते हो बदमाश है, ये नटखट है, ये शरारती बच्चा है, और ये अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, ये बता सकते हो आप। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे एंट्रोपी में भी आती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? अगर आपसे कोई एक पूछा जाए, सपोज हमने एक ए से बी में हमें रिएक्शन करानी है, मतलब ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट बना, तो ये आपको बतानी है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो आप कैसे बताओगे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी? आप बता सकते हो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रैंडमनेस। जब रैंडमनेस बढ़ेगा देन एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, तो मैं एस ही डायरेक्टली अब लिखूंगा। ठीक है, तो एस भी बढ़ेगा, देन आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, पहले इतनी इस स्लाइड पे जितनी भी बातें हैं नोट करें फटाफट अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? एक बात और, we cannot measure actual entropy rather than we measure, हम लोग मेजर करते हैं चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी वी एक्चुअली मेजर। इस बात को भी नोट करेंगे अपनी नोट्स में। नोट कर लिया? बहुत अच्छा। चलिए अब समझाता हूँ कुछ रिएक्शन करा के। तो इसको सिंबल ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, सपोज कोई प्रोसेस ए टू बी जा रहा है, इसको पता लगा सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी। यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी जब निकालोगे SF फाइनल, यानी कि एंट्रोपी एट फाइनल, एंट्रोपी फाइनल, एंट्रोपी इनिशियल, तो दिस इज गोइंग टू बी योर पॉजिटिव। ये बड़ा होगा फाइनल वाला तो ही पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर वही बात हम लोग बोले कि B टू A जाए, A टू B तो गया, अब वही रिएक्शन को मैंने बोला कि वो रिएक्शन B टू A जाए, अब तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना। तो जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो रैंडमनेस डिक्रीज होगी, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, हिंस डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव। अब ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन रहते फंसाने वाला, ट्रिक वाला क्वेश्चन रहता है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन इसी तरह का प्रोसेस रिएक्शन करके बता रहा हूँ। अब आप हायर क्लासेस में आ चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का सिंबल है। ये सिंबल है रिवर्सिबल का, यानी कि A टू B भी जा रहा होगा, B टू A भी आ रहा होगा। तो ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, सॉरी, ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है इन बोथ केस। इन बोथ केस मतलब A टू B भी स्पॉन्टेनियस है, B टू A भी स्पॉन्टेनियस है। तो हियर देयर इज नो चेंज, चेंज कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप बताओ कि कुछ बच्चे बोल देंगे कि स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो मैटर नहीं करता कि दोनों तरफ जा रहा है, गलत दोनों तरफ, तो ना ही इसमें कोई जहां पर गया वहीं पे तो आ गया। चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव इन द केस रिवर्सिबल प्रोसेस। चेंज इन एंट्रोपी, नोट माय वर्ड, नोट कॉपी ऑल्सो, इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज बी जीरो, विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है,
नोट करें फटाफट, नोट करें फटाफट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंट्रोपी। Some important points about entropy. First point, entropy is a state function. I am going to ask a question, what is state function? Because मैंने अपने थर्मोडायनेमिक्स पे लेक्चर नंबर आई थिंक 2 पे पढ़ा रखा है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन वगैरह, तो बताएं व्हाट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करते किस पाथ से आपने चल के इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे गए, ठीक है ना। सो यानी कि एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी एट फाइनल माइनस एंट्रोपी एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है। सो एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। नोट करें फटाफट, नोट करें। सॉरी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं ना हम लोग। और मान लीजिए अगर आपको केमिकल रिएक्शन पूछ तो केमिकल रिएक्शन पॉइंट देके लिखेंगे, इन केमिकल रिएक्शन चेंज इन एंट्रोपी पूछ दिया तो डेल्टा एस इक्वल टू एंट्रोपी एट रिएक्टेंट। नोट करें फटाफट, जल्दी से जल्दी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एंट्रोपी इन द केमिकल रिएक्शन विल बी एंट्रोपी एट फाइनल, सॉरी एंट्रोपी इन प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी इन रिएक्टेंट। नोट करें फटाफट जल्दी से, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। मुझे ग्राफ दे रखा है, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ये जेड पॉइंट। एक्स से वाई गए, वाई से जेड गए, और एक एक्स से जेड गया, ठीक है। क्वेश्चन का मैं डेटा लिख देता हूँ, पीवी ग्राफ है, ठीक है। लेट मी राइट द डेटा। चलिए मैंने डेटा लिख दिया हुआ है, डाटा लिख दिया हुआ है। तो एंट्रोपी एक्स टू जेड जाने के लिए आप कोई भी पाथ फंक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि पाथ फंक्शन है ही नहीं, स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फॉलो नहीं करता। आप चाहे आपको एक्स से जेड तक जाना है, अब या तो आप एक्स से वाई होके जेड तक जाओ या डायरेक्टली एक्स से जेड तक जाओ, बात तो सेम रहेगी। दिस इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ठीक। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, चेंज इन एंट्रोपी एक्स टू जेड इज इक्वल टू, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको। और भी क्वेश्चन थे, वर्क डन फाइंड करना था, लेकिन अभी इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोग स्टेट फंक्शन ऑफ एंट्रोपी बात कर रहे हैं। डेल्टा एस एक्स टू वाई ऐसे लिख सकते हो, और डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी वाई टू जेड लिख सकते हो। इट इज़ वैलिड, ट्रू है ये, ठीक है। इट डजंट मैटर दैट यू आर गोइंग फ्रॉम एक्स टू जेड डायरेक्टली और एक्स टू वाई वाया जेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, बिकॉज ये पाथ फंक्शन है ही नहीं, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ से होकर गए हो, इट स्टेट फंक्शन, ठीक है। नोट करें क्वेश्चन, 2012 का शायद जेई में सवाल है, 2012 या 10 का है, आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस 2 years, सो आई 2012। तो दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने के लिए कि स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। नोट करें फटाफट, चलिए आगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ए टू सी जा रहे हैं, आप सी टू डी जा रहे हो, डी से बी जा रहे हो। तो यहाँ पे डाटा दे रखी थी क्वेश्चन में कि चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम ए टू सी इज 50 यू। यू मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, जेई वाले नीट वाले ऐसे ही करते हैं, कोई भी यूनिट बना देते हैं। तो सपोज दिस इज कोई भी द यूनिट, मतलब कोई भी यूनिट है आपकी एंट्रोपी की, यू, ठीक है। एंड चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम सी टू डी प्लस 30 यू, कोई भी यूनिट है यहाँ पे, ये बी टू डी रखा है। अब देखिए उल्टा क्या क्या हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है। अब आना है हमें डी टू बी, लेकिन दे रखा है बी टू डी, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स करोगे तो ये माइनस होगा, और इन सभी को चेंज एंट्रोपी से हम लोग एंट्रोपी बना लेते हैं। तो ए टू सी विल बी प्लस 50 यू, यू इक्वल विद द यूनिट एस, सी टू डी इज इक्वल टू प्लस 30 यू। इसको अपन चेंज करते हैं, यानी कि चेंज का मतलब रिवर्स कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं,
क्योंकि हमें डी टू बी चाहिए, तो एस डी टू बी इज इक्वल टू -20 EU हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, फाइंड करना है आपको ये चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम एस ए टू बी, यानी कि एस का मतलब इसको भी चेंज कर सकते हो, ए टू बी कर सकते हो इसको भी डायरेक्टली। फाइंड करते हैं इसको क्या आता है वैल्यू, ठीक है। अब इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं हम लोग, यानी कि एस से एस सी कर देते हैं, ठीक है। इसको उस तरह अच्छा रहेगा आपको फाइंड करने में भी, ए सी वगैरह कर देते हैं उस तरह अच्छा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एस सी माइनस एंट्रोपी सी माइनस एंट्रोपी ए इज इक्वल टू +50 EU। द सेकेंड डाटा एंट्रोपी एस डी एंट्रोपी एस सी इक्वल टू 30 EU विद द यूनिट। हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 करके तब आप रिवर्स करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, इधर बी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 से करके तब आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो एस बी माइनस एस डी हो जाएगा, इसको रिवर्स करोगे। पहले तो आपने किया रिवर्स, तो एस डी माइनस एस बी हुआ जब आपने चेंज किया, फिर आपने रिवर्स कर दिया इसको, तो ये एस बी माइनस एस डी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एस बी माइनस एस इक्वल टू -20 EU। कुछ करता हुआ दिख रहा है, एस बी माइनस एस है, इसे यही हमें फाइंड करना था। 50 + 30 80 - 20 यानी कि +60 EU। आंसर +60 EU कौन सा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो ये जे मेंस 2006 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो एक बार ये क्वेश्चन स्लाइड को पूरी देख लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकली क्या डिराइव करते हैं हम एंट्रोपी को। एंट्रोपी इज डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्यू अपन टी। डेल्टा क्यू एक्चुअली होता है चेंज इन हीट, ठीक है। टी कांस्टेंट है यहाँ पे, टी कांस्टेंट मतलब T0, ठीक है। और डेल्टा क्यू इज द चेंज इन हीट सप्लाई टू द सिस्टम। और अगर ये हीट गेन कर रहा है तो पॉजिटिव, लूज कर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात नोट करें। और अगर स्मॉल चेंजेस की बात करें तो इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे। ds इक्वल टू dq अपन टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। सॉरी, टी तो यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल टी। टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। इंटीग्रेट करेंगे इसको, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू अपन टी। सो फॉर शॉर्ट टर्म या वेरिएबल, अगर टेम्परेचर अगर आपका वेरिएबल है तो आप यूज करोगे डेल्टा यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपन टी, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं एंट्रोपी की, विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब चूंकि मास ऑफ द मैटर पे डिपेंड करे, ठीक है। नोट करें फटाफट, नोट करें, कर लिया नोट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वीडियो में मैंने आपको बता रखा था एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह का एग्जांपल। एक्सटेंसिव होती है जो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मास, जितनी अमाउंट ऑफ मास लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। यानी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी।
और इसको नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज मास है तो कुछ ना कुछ तो मोल्स हमने कंसिडर किया होगा ना, उसे कंसिडर करते हैं हम लोग। इन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, यानी कि जूल पर मोल केल्विन। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी। ठीक है, जूल हो सकता है, कैलोरी भी हो सकती है, कैलोरी पर मोल केल्विन, अर्ग पर मोल केल्विन। तीनों यूनिट को नोट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है तीनों यूनिट में। ठीक है, नोट करें फटाफट, नोट करें। फिर हम लोग इसके बाद एक धमाकेदार टॉपिक पे बढ़ते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे होती है एंट्रोपी चेंज। ठीक है, नोट करें फटाफट इसको। लेट्स टॉक अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम एंड नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे होती है आपकी एंट्रोपी। आइसोलेटेड सिस्टम समझ रहे हो, मास और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। पहले आइसोलेटेड समझते हैं, फिर नॉन आइसोलेटेड समझ लेंगे। ठीक है, सपोज कोई आपने एक सेटअप ऐसा कंसिडर किया, बैरियर लगा दिया, या वेल्व कहो, बैरियर बैरियर। इधर आपकी गैस ए है, इधर इधर गैस बी है, गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर गैस बी मॉलिक्यूल्स हैं। बैरियर है और इसकी वॉल जो है वो इंसुलेटिंग है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो चेंज इन हीट विल बी जीरो, नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट की एक्सचेंज नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी ना, क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल है यार, जाहिर सी बात है इंसुलेटिंग वॉल है तो कोई हीट की एक्सचेंज होगी नहीं, तो नहीं होगी ना। लेकिन अब हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो, हीट एक्सचेंज ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डज नॉट मैटर एट ऑल। हीट एक्सचेंज कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। सपोज आपने इस बैरियर को खोल दिया, मैंने तो पहले बैरियर लगाया हुआ था, इधर बैरियर रहने देते हैं, इधर का बीच का हटा देते हैं, बीच का हटाएंगे तभी तो गैसेस मॉलिक्यूल्स, अब इंटरचेंज हुआ गैस मॉलिक्यूल्स। अब अगला सेटअप जो समझेंगे वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेटअप है, हमने बैरियर हटा दिया, इसमें कुछ गैस ए भी है, इसमें भी गैस ए भी है, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैस हुआ भाइयों, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है, तभी फील होगा। ये बैरियर आपने लगाया यहाँ पे, बैरियर आप लगा दिया तो इंटरचेंजेबल हो जाएंगे, मतलब गैस की एक्सचेंज हो जाएगी, बी वाले ए में आ जाएंगे, कुछ ए वाले बी में चले, तो जाएंगे तो यहां से यहां का रैंडमनेस बढ़ा, स्पॉन्टेनियस रैंडमनेस बढ़ा। ठीक है, और रैंडमनेस बढ़ा तो आपकी एंट्रोपी बढ़ी। ठीक है, तो यहां से इसको बोलते हैं सिस्टम ए, सिस्टम है ये, सिस्टम में हमने कंसिडर किया हुआ ये गैसेस को, इसको भी। तो जब हम इस सिस्टम से यहाँ पे आए तो हमारा रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस जाहिर सी बात है बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स इंटरचेंजेबल हो गए, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हो गए, किसमें, इस वाले सिस्टम में, बिकॉज आपने बैरियर हटा दिया, दोनों गैस इंटर एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज का मतलब कि इंटरचेंजेबल हो गए, एक में एक चला गया। और रैंडमनेस बढ़ी है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, फील आनी चाहिए, बहुत जरूरी है फील आनी। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, लेस देन जीरो थी तो नेगेटिव होती। हम लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट,
इन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, बिकॉज रैंडमनेस आपकी बढ़ रही है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आते हैं यार कि आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज एंट्रोपी क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जीरो होगा, व्हाटएवर, ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होगा। नोट करें फटाफट स्लाइड को, फिर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम पे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस की। नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जो होती है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के हम लोग टोटल एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस ऑफ, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी टोटल। अगर चेंज इन एंट्रोपी अगर आपका निगेटिव भी हो रहा है तो सिस्टम आपका बहुत बड़ा है, बिकॉज आप किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करोगे तो छोटा ही पार्ट होगा, और सराउंडिंग आपकी बहुत बड़ी है, यूनिवर्स बहुत बड़ी है। सिस्टम आपने किसी एक पार्ट को कंसिडर किया होगा, सराउंडिंग उसकी कई गुना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना होगा। पॉजिटिव ये होगा हमेशा, ये कितना भी, जितना ये निगेटिव होगा उससे कई गुना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू सिस्टम। तो ये सिस्टम को बैलेंस कर रहा होगा सराउंडिंग आपका, नेगेटिव नहीं होने देगा, जीरो भले कर देगा लेकिन नेगेटिव नहीं होने देगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव विल बी जीरो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसमें अगर हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसको संभाल कौन रहा है, सराउंडिंग संभाल रहा है। और इसी को बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विच इज ऑल्सो जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो, संभाल रहा है, सारी खेल जो है वो सराउंडिंग की है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में भी ग्रेटर देन जीरो होती है, संभाल कौन रहा है, सराउंडिंग संभाल रहा है, लेकिन टोटल हम लोग निकालते हैं इसकी। हम लोग वहाँ पे आइसोलेटेड वाले में चेंज इन एंट्रोपी निकालते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग यूनिवर्स टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के हम लोग निकालते हैं। सिस्टम को बैलेंस कौन कर रहा है, सराउंडिंग बैलेंस कर रहा है, ठीक है। चलिए, एंट्रोपी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट। मैं इसके एग्जांपल में ले जाऊंगा, इसका बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, उस पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। Hey guys, hi everyone, this is Anupam Priyadarshi and welcome back to my NEET Wala YouTube channel. So in this video we are going to discuss about entropy. एंट्रोपी के लेक्चर को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। एंट्रोपी के लेक्चर्स पिछले वीडियो में जो भी पार्ट थे उसमें डिसकंटिन्यू, मतलब पूरी कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके एग्जांपल्स जो मैंने बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम वगैरह का एग्जांपल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर जो मैं बताऊँगा वो मैं नहीं बता पाया था, और उस वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंट्रोपी वगैरह की सारी डिटेल जो है वो पार्ट 1 में हमने कवर कर ली, पूरी डिटेल है एंट्रोपी की, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे टाइप करें एंट्रोपी क्लास 11 केमिस्ट्री नीट वाला अनुपम प्रियदर्शी, ओके, देन यू विल गेट द लेक्चर एंड वॉच द वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पे बात कर रहे थे हम लोग। सपोज आपने वाटर का एग्जाम्पल लिया इन द लिक्विड फॉर्म, देन हैव टू चेंज द एनर्जी, चेंज इट्स स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो लिक्विड से जब आपको सॉलिड बनाना है, सॉलिड का मतलब बनाना है, हीट रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। पहले खुद से दिमाग में कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। सॉरी,
ढक्कन किधर गया? तो यहाँ पे हीट रिलीज होनी चाहिए, हीट रिलीज होनी चाहिए, हीट रिलीज होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है हीट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिस्टम की हीट जो होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। सो हियर हीट इज गेट रिलीज्ड, then your change in entropy will be negative in the case of transformation of H2O into ice or solid. In the case of that, change in entropy will be negative. Change in entropy will be negative. Very important point, note down. और इस केस में this case entropy of the system is always less than 0 का मतलब कि ऑलवेज नेगेटिव होगा। बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मार्कर से, फटाफट इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दैट in the case of when heat is getting released from the system, then the system will always have entropy less than 0, और you can say always negative होगा। ठीक है ना? नोट करें फटाफट इसको, इस पॉइंट को जल्दी से नोट करें बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होगी तो वहीं पे हमारी सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ रही होगी। इससे ये जितना भी घट रहा होगा उतना उससे कई ज़्यादा गुना या कई गुना उससे 10 गुना 20 गुना व्हाटएवर 10 टाइम्स 20 टाइम्स तो सराउंडिंग का एंट्रोपी जो होगा वो बढ़ रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव हो रहा होगा। तो वो इसको बैलेंस कर देगा और ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम विच वी हैव कंसिडर्ड उसको बढ़ रही होगी। इस बार ये एंट्रोपी भले ही डिक्रीज हो रही है या नेगेटिव में जा रही है, लेकिन सराउंडिंग ने उसको संभाल रखा है। सराउंडिंग जब संभालेगा तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स गेट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम तो नेगेटिव में जा रहा है, बट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग मच मोर देन 0 से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा हमारा सराउंडिंग का एंट्रोपी। दैट इज वाई एस टोटल, और आप बोल सकते हो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, नेगेटिव नहीं होने देगा, पॉजिटिव भी होने देगा, बिकॉज सराउंडिंग की एंथैल्पी हम से एंट्रोपी कई गुना बढ़ रही होगी जब सिस्टम की एंट्रोपी जो है डिक्रीज हो रही होगी, यानी कि नेगेटिव में जा रही होगी। ठीक है, तो नोट करें फटाफट, स्लाइड पे सारे बात इंपॉर्टेंट है, नोट करें फटाफट। कर लिया नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चार्ट में बनाता हूँ, उसके बाद में समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक मैंने चार्ट बना रखा है, एक टेबल बना रखा है, इसके बारे में अभी आपको कोई सोच रहे होगे कि क्या बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो क्या बनाया मैंने, तो मैंने बनाया यूँ है कि अगर मैं पहले इसको समझाता हूँ फिर देखिए प्रोसेस को लेकर समझूंगा। ठीक है ना? एक पे हमने H2O का चेंज कराया है इनटू H2O लिक्विड का चेंज कराया है H2O सॉलिड में एट -1 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारी जगह रहेगा। ठीक है ना? ये वैलिड है हर जगह, ये लिया हमने। तो सिस्टम वगैरह के बारे में समझेंगे। 0 डिग्री पे क्या होगा, +1 डिग्री पे क्या होगा, +1 लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना यहाँ पे। तो पहले हम एट -1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, फिर हम लोग इरेज करके बाकी बारे में समझते रहेंगे। ठीक है, तो अगर माइनस आपने 1 डिग्री लिया तो यहाँ पे हीट रिलीज होगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी विल बी डेल्टा Q + T विल बी नेगेटिव। इट मीन्स total change in entropy of the system will be greater than
क्योंकि ये तो हमने सिस्टम की निकाली ना भाई, सराउंडिंग कई गुना बढ़ रहा होगा उससे ज़्यादा। आपने यही डाटा में देखिए ना यार, सिस्टम के हमने इतने लिए हुए, सराउंडिंग में बढ़ रही है, उसकी एनर्जी इंक्रीज, सॉरी एंट्रोपी जो हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कितनी हो रही है, प्लस 0.08 की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी टोटल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। पहली कंडीशन ये एट -1 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड कंडीशन पहले एट +1 डिग्री सेल्सियस देखते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह रहेगा, ठीक है, वैलिड है। ये वाला थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसको देख लीजिए। एट 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, हीट गेन करना चाहेगा, ये गेन करना चाहेगा हीट, समझे। और गेन करने का मतलब यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी थी लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये ज़्यादा होगा। अब सिस्टम टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, टोटल एंट्रोपी विल बी लेस देन 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, विल बी लेस देन 0। सो टोटल एंट्रोपी is going to be less than 0. The second condition is verified. दो कंडीशन पहले नोट करेंगे, दिख रहा है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, दोनों कंडीशन नोट करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंसाने के लिए इसे भेजा जाता है जेईई नीट्स वगैरह में। 0 डिग्री प्रोसेस है, मतलब कि ना ही हीट एक्सचेंज हो रही, हीट बोल रहा हूँ, वाटर या तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है 0 डिग्री पे, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना यार, आइस में भी हो सकती है, कंडीशन है। 0 डिग्री तो है, लेकिन प्रेशर को भी देखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जब प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है तो यानी कि H2O लिक्विड H2O सॉलिड के साथ रिवर्सिबल फॉर्म में है, यानी कि रिवर्सिबल है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि रिवर्सिबल में चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी 0। रिवर्सिबल प्रोसेस जहां भी हो रहा है वहां पे चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी 0। दिमाग में सेट कर ले इस बात को, तभी फील आएगी क्वेश्चंस में। पीवाईक्यू पे लगाओगे तो ये नहीं समझना पड़ेगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या करूं, चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी 0 इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये मैंने केस बताया, यहाँ पे ना ही सिस्टम में कोई चेंज होगा, सराउंडिंग में कोई चेंज होगा, इस टोटल विल बी 0 + 0, सॉरी 0 + 0 बोल रहा हूँ, 0 0 0। यहाँ पे देखो माइनस में जा रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी आपकी एंट्रोपी की, और इतना ही पार्ट बचा था आपका एंट्रोपी के वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहीं पे एंट्रोपी के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।